नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, जगह जगह किए गए वृक्षारोपण। कृषि वैज्ञानिक ने बताया पर्यावरण का महत्व। भगवान जगन्नाथ जी पड़े बीमार, वैद्यों द्वारा काढ़ा पिलाकर औषधियों से किया जा रहा है इलाज। चंद्र ग्रहण का भारतवर्ष में नहीं है कोई असर। यह चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में होगा दृष्टिगोचर। और असमय बारिश के चलते खरीदी केंद्रों में रखा हजारों मीट्रिक टन अनाज बर्बाद। आयुर्वेद महाविद्यालय में शुक्रवार को फिर हुई 3 कोरोना मरीजों की छुट्टी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण का महत्व। डॉक्टर आरपी जोशी ने कहा कि वृक्ष भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ सिखाते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय एवं एग्रीकल्चर कॉलेज के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी जोशी ने विश्व पर्यावरण दिवस को महत्वपूर्ण बताया और कहा है कि पर्यावरण का विशेष महत्व है। वर्तमान परिवेश में कोरोना वायरस, निसर्ग तूफान, टिड्डी दलों का आक्रमण समेत अन्य आपदाओं को मद्देनजर रखते हुए हमें पर्यावरण संवर्धन के कार्यक्रमों को धरातल पर लाने और उसे मूर्त रूप देने की जरूरत है। डॉक्टर श्री जोशी ने कहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। हालांकि पर्यावरण दिवस के अलावा भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने चाहिए। साथ ही वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को भी उनके द्वारा वृक्ष से जोड़कर बताया। वृक्ष भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग की शिक्षा देते हैं। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देने के लिए हम सीधे आपको कृषि महाविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी जोशी से ही रूबरू करा रहे हैं, जो पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में वृक्षारोपण के महत्व से हमें अवगत करा रहे हैं। को विश्व पर्यावरण दिवस है और आज का ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने वाला एक प्रकार का प्राकृतिक त्यौहार है, जो कि हमारी संपूर्ण मानव जाति के लिए ही नहीं अपितु पूरे इकोसिस्टम के लिए, जिसमें कि हमारे जल, जमीन, वायु, पृथ्वी, आकाश सब शामिल है, उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। वर्तमान में हम जिस परिस्थितियों में हैं और जो परिवेशों का हमें सामना करना पड़ रहा है, अगर उसके दूरगामी स्थायी हल कहीं है तो इसी प्रकार के विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हमें हर दिन को मनाना होगा। और हमें इनके लिए वृक्षारोपण करने के साथ साथ अपनी वायु, अपने जल, अपनी ध्वनि, अपने आसपास का जितना भी पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें कि पशु पक्षी भी शामिल हैं, उनके लिए भी परस्पर सह अस्तित्व की भावना से काम करना होगा। न केवल वैचारिक या संगोष्ठियों के माध्यम से, अपितु धरातल स्तर पर भी हमें वैसा करना होगा। तो निसंदेह रूप से वर्तमान में जो कोरोना वायरस या कोविड-19 जैसी स्थिति निर्मित हुई, ये भविष्य में फिर कभी नहीं होगी। यदि हमने काश पहले हमारे सभी राष्ट्रों ने, सब विश्व के सभी मानव जाति ने इसका ध्यान रखा होता, तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। वृक्षारोपण के माध्यम से हम जो वृक्ष लगाते हैं, वस्तुतः उन वृक्षों में ही सोशल डिस्टेंसिंग का एक बहुत बड़ा संदेश है। एक कृषि वैज्ञानिक के नाते मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग हर फसल में, जितने भी हम फसलें लगाते हैं, रबी, खरीफ, जायद में, वृक्षों की तो बात छोड़ दीजिए, उनमें भी हमारा पौधे से पौधा और कतार से कतार की दूरी निश्चित है। अगर हम उससे दूरी घटा देते हैं तो उनका उत्पादन गिर जाता है। चने के विषय में यदि उनकी घनी बोनी कर दें और वृक्ष आपस में टकरा जाएं तो उसमें फलियां नहीं बनती हैं आसपास, केवल ऊपरी हिस्से में बनती हैं। इसी प्रकार से इसी सोशल डिस्टेंसिंग की बात यदि हम मानव भी वृक्षों से, पेड़ पौधों से सीख करके अपने जीवन में अपना लें, तो हमें किसी भी प्रकार की सूक्ष्म जीवाणुओं से होने वाली, छुआछूत से होने वाली रोगों की संभावना नहीं रह जाती है। तो आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हमारे आसपास जो वृक्ष हैं, उन्हें हम किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होने देंगे। उनका हम एक समुचित सदुपयोग करें, इस प्रकार से करें कि उसकी मूल अवस्था प्रभावित न हो और हमारी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। इसे ही हम सह अस्तित्व की भावना कहते हैं। लेकिन हम उनका समूल नाश ना करें, तभी हमारा इसमें अस्तित्व बना रहेगा। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में हमारा जो परिस्थिति है और हम जैसी उससे झेल रहे हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कृषि जलवायु परिवर्तन, एग्रो क्लाइमेटिक चेंजेस।
जहां भीषण गर्मी पड़नी चाहिए वहां पूरी तरह से वर्षा का माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे हम चतुर्मास में हैं। जब सो के सवेरे जगते हैं तो याद करना पड़ता है कि अरे अभी तो ये मई जून चल रहा है, जबकि ये जुलाई और अगस्त जैसा वातावरण दिखता है। हम आने वाले तूफानों को नया नाम दें, हम उसे निसर्ग के नाम से बुलाएं या किसी भी नाम से, वस्तुतः ये एक प्राकृतिक विपथन है। एक वर्ण एक ऐसा है कि हमने विचलन कर दिया है, हमने इस प्रकार की अशुद्धियां वातावरण में घोली हैं। इसके लिए संपूर्ण मानवता जिम्मेदार है। हमारी कार्य करने की जो क्षमता है वो सीमित हो सकती है, लेकिन हमारी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी जो आपदाओं को अपना मानने की प्रवृत्ति है वो असीमित है। हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं और संपूर्ण पृथ्वी तंत्र जितना भी है, पृथ्वी आकाश वायु, इसमें पाए जाने वाला हर पशु पक्षी आज इस बात के लिए जिम्मेदार है। कोरोना वायरस के लिए हमारे शासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो बहुत प्रशंसनीय हैं, नहीं तो बहुत बड़ी विभीषिका होती। और इसके लिए हमारा सहयोग, सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर जाएं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी प्रयास करें कि हमारे चारों तरफ वातावरण में पाए जाने वाले वृक्ष, हमारे आंगन में आने वाली चिड़िया, हमारे इर्द गिर्द आने वाले पशुओं की सुरक्षा का जिम्मा भी हमारा ही है, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में हमसे और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के जीवन से सीधा संबंध रखते हैं। तो आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम उनके संरक्षण की शपथ लें और साथ ही साथ एक ऐसा दृष्टि प्रस्तुत करें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कि कम से कम 5 जून को 5 वृक्ष यदि हर व्यक्ति लगाए तो हम बहुतायत की संख्या में वृक्षारोपण कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ जी पड़े बीमार, वैद्यों द्वारा औषधियों से किया जा रहा है इलाज। भगवान जगन्नाथ जी को लू लग जाने के कारण वो इन दिनों बीमार पड़ गए हैं। उनको देसी औषधियों के साथ काढ़ा पिलाकर उनका उपचार किया जा रहा है। 15 दिनों तक लगातार उपचार किया जाएगा। इस दौरान उनके दर्शन की अनुमति भी किसी को नहीं होगी। इस दौरान मंदिर में ना तो पूजा होगी और ना ही आरती। मंदिर के पुजारी द्वारा दीप अगरबत्ती जलाकर बाहर से ही पूजा की जाएगी। जानकारी के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर देव स्नान कराने के दौरान भगवान जगन्नाथ जी को लू लगने की परंपरा है। इस दौरान उनके स्वास्थ्य में सुधार होने तक उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। इस संबंध में लक्ष्मणबाग संस्थान में विराजमान भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी पंडित दीनानाथ शास्त्री से रीवा दर्शन ने बात की तो उन्होंने बताया कि बीमारी के दौरान भगवान का इलाज वैद्यों द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान देसी औषधियों के साथ ठंडाई एवं खिचड़ी भी दी जा रही है। इसके पश्चात 23 जून को भगवान नगर के लोगों को दर्शन देंगे, जिसके लिए बाकायदा भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा भी निकाली जाएगी। ये जगन्नाथ जी का महास्नान है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी का महास्नान होता है और ऐसी मान्यता है, परंपराएं हैं कि आज उनको महास्नान के बाद बीमारी हालत में हो जाते हैं, उनको सर्दी हो जाती है और सर्दी होने के बाद वो जो है आज से पट बंद रहेगा और अंदर रहेंगे। उनको दवाई दी जाएगी, वैद्यों के द्वारा दवाई दी जाएगी और उनको खिचड़ी और खीर आदि का भोग लगेगा और पटबंद रहेगा। भगवान की पूजा आरती जो है तो ये जो है तो 23 तारीख को खुलेगा रथ यात्रा, द्वितीया के दिन, ज्येष्ठ आषाढ़ द्वितीया के दिन जो है द्विज को रथ यात्रा होगी और भगवान स्वस्थ होंगे और दर्शन में जो है तो ठंडाई दी जाती है, ठंडाई सौंफ है और इस तरह की जो है चीज़ दी जाती हैं, खिचड़ी दी जाती है, जड़ी बूटियों को मिश्रण करके इसमें दिया जाता है। दीनानाथ शास्त्री पूजा पाठ प्रभारी लक्ष्मण। चंद्र ग्रहण का भारत में नहीं है कोई महत्व। यह चंद्र ग्रहण केवल यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में होगा दृष्टिगोचर। 5 जून को लगने वाला चंद्र ग्रहण उप छाया ग्रहण होगा। भारत में चंद्र ग्रहण की स्थिति ना के बराबर बताई जा रही। वहीं ग्रहण के दौरान लगने वाले सूतक का असर भी नहीं माने जाएंगे। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक यह चंद्र ग्रहण रात में 11:15 से शुरू होगा और रात में 2:34 पर खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात जो है इस ग्रहण की वो ये है कि इसका असर भारत में कहीं भी नहीं रहेगा। 5 जून को होने वाले चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों में कई भ्रांतियां हैं। इस बात को लेकर रीवा दर्शन द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर आरपी जोशी से बात की गई
तो उन्होंने बताया कि धार्मिक एवं ज्योतिषीय गणना व दृष्टिकोण से इस चंद्र ग्रहण का भारतवर्ष में कोई महत्व नहीं है, या यूं कहें कि भारत में चंद्र ग्रहण नहीं है, तब भी कोई गलत नहीं होगा। 5 जून शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होने वाले चंद्र ग्रहण पर श्री जोशी ने विस्तार से प्रकाश डालते हुए चंद्र ग्रहण के संबंध में समस्त भ्रांतियों को दूर करते हुए इसके महत्व को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। देखिएगा, आज का जो चंद्र ग्रहण है वस्तुतः वो ऐसे ग्रहण की श्रेणी में नहीं आता जिसमें सूतक लगता हो या जिसमें ग्रहण के कारण होने वाली हमारी दिनचर्या जो प्रभावित होती है वो नहीं है, क्योंकि ना तो ये खग्रास चंद्र ग्रहण यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण है और ना ही ये आधा चंद्र ग्रहण यानी खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। वस्तुतः ये उपछाया ग्रहण कहलाता है, चंद्र ग्रहण कहलाता है। और भारतवर्ष में ये आसानी से सामान्य तौर पर दिखाई देने वाला ग्रह नहीं है। हाँ, हम यंत्रों की मदद से या जो हमारे वेधशाला में यंत्र काम आते हैं, दूरबीन है, टेलीस्कोप है, इनकी मदद से इसको देख सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार से चंद्रमा हमें जो दिखाई देगा, भारतवासियों को जो दिखाई देगा, वो छाया में नहीं होगा। वो एक प्रकार से उसका धुंधलापन, जैसे अपन कोई घिसे हुए कांच या तेल लगे कागज़ से किसी चीज़ को देखते हैं, इस प्रकार का हल्का सा दिखाई देने वाले ग्रहण को हम उपछाया ग्रहण कहते हैं। तो जन सामान्य के लिए एक बात है कि वो इसे वो ग्रहण न माने जिसमें सूतक लगता हो। आज कई माता बहनों का पूर्णिमा का व्रत है, उन्होंने अनेकानेक प्रश्न किए, आपने बड़ा समसामयिक ये बात रखी है, तो मेरा उनसे आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि वो अपने व्रत इत्यादि पूजा पाठ को नियमित जैसे पहले होता था वैसे ही करते रहें। ये उस ग्रहण की श्रेणी में नहीं है जिसमें कोई सूतक लगे या किसी प्रकार का हमें परहेज करना पड़े। जिस तरह का आज ये चंद्र ग्रहण है, उपछाया ग्रहण है, ये यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पूरी तरह दिखाई देगा, भारत में नहीं दिखाई देगा। और जैसा आज है वैसा अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 5-6 महीने पहले 10 जनवरी को भी पड़ा था, उसका भी इसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन अब जो आगे इसके थोड़े दिन बाद, यानी ठीक 15 दिन बाद 21 जून को, आज जो पड़ेगा ना 5 और 6 जून की दरमियानी रात, इसके बाद 21 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो हमारा प्रभावी सूर्य ग्रहण है और उसमें हमें वो सभी बातें करनी होंगी। चूँकि आज हम केवल चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और इसके लिए हमें किसी प्रकार के सूतक या अन्य दूसरे परहेज, खाने पीने का सामान इत्यादि चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। हम ये मान के चलें कि भारतवर्ष में ये ग्रहण जन सामान्य के लिए नहीं है, अध्ययन के लिए मात्र है और इससे किसी प्रकार से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात जो और कही जा रही है कि एक ही महीने में 3-3 ग्रहण पड़ रहे हैं या एक पक्ष में 2 ग्रहण है, तो चूंकि भारत में 2 नहीं है एक पक्ष में, इसलिए ये बात भी इस पे लागू नहीं होती। मैं पढ़ रहा था, एक जन ने एक क्षेत्रीय कहावत का भी उल्लेख किया है कि एक पाख 2 गहना, राजा मरे या सेना। ये पूर्णतः सही नहीं है। मैं कहूँगा कि ये भारतवर्ष पर लागू नहीं है। पूरी तरह से यहाँ एक ही ग्रहण है जो एक सामान्य प्रक्रिया है, किसी भी प्रकार से इसमें कोई विशिष्टता ऐसी नहीं है जिससे चिंतित हुआ जाए। असमय हुई बारिश के चलते खरीदी केंद्रों में रखा हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद। प्रदेश सरकार गेहूं खरीदी में पंजाब की बराबरी करने की दिशा में प्रयासरत है। इस बात को लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि किसानों की खरीदी समर्थन मूल्य पर कराकर अनाज को व्यवस्थित करें। बावजूद इसके जिम्मेदारों की उदासीनता बदस्तूर जारी है। इसी बात का परिणाम है कि खुले में बनाए गए खरीदी केंद्रों में रखा हजारों मीट्रिक टन अनाज बारिश के चलते भीग गया है। जिम्मेदारों की लापरवाही व समय पर अनाज का उठाव न होने की वजह से खरीदी केंद्रों पर खुले छत के नीचे रखा किसानों की मेहनत का हजारों मीट्रिक टन अनाज पूरी तरह से खराब हो रहा है। इसके बाद भी जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि पूर्व से निसर्ग चक्रवाती तूफान समेत बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया था। बावजूद इसके इस दिशा में जिम्मेदार जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इसे क्या माना जाए कि गेहूं की बम्पर खरीदी तो हुई, लेकिन इसके उठाव समेत अन्य व्यवस्थाओं पर खास ध्यान नहीं दिया गया। ये हाल है गेहूं खरीदी केंद्र करहिया मंडी समेत खड्डा का, जहां हजारों मीट्रिक टन अनाज भीगा हुआ है और सड़ांध मार रहा है। इस संबंध में किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी से बात की गई
तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। शहर में जो भी गेहूं के खरीदी केंद्र बने हैं, आप देख रहे हैं, ये बात पूरे मध्य प्रदेश में है। कई बार मांग की गई है कि खुले आसमान के नीचे खरीदी केंद्र न बनाए जाएं, लेकिन शासन खरीदी केंद्र हमेशा खुले आसमान के अंदर नीचे बनाता है, चाहे वो धान की हो चाहे गेहूं की हो। आप देख रहे हैं एकाएक तूफानी बारिश के कारण सब जगह है, जहां भी ग्रामीण अंचलों में खरीदी केंद्र आसमान के नीचे वहां भीगा है। आप देखें मंडी प्रांगण में जो खैरा और बहुरी बांध का खरीदी केंद्र गेहूं का था, गेहूं के उठाव न होने के कारण यहाँ भी गेहूं भीगा है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि भविष्य में अगर धान की जब खरीदी होगी तो खरीदी केंद्र आसमान के नीचे न बनाइए, युद्ध स्तर पर गोदाम बनाए जाएं, हर खरीदी केंद्रों में गोदाम हो, गोदामों में खरीदी की जाए। आपने जैसे देखा अभी मंडी में पिछले साल की भी धान पड़ी हुई है, सड़ रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय रीवा कलेक्टर जी से कि धान का उत्पादन किसान इस बार करें कि न करें। आप बतला दीजिए, अब मानसून आने वाला है, अगर इतने धान का बम्पर स्टॉक है तो धान की उत्पादन किसान न करें, धान न लगाएं। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी से मांग करते हैं कि जहां भी खरीदी केंद्र आसमान के नीचे रहे हैं, गेहूं भीग रहा है, देखिए वो क्षति। अब ठीक है कि किसानों से सरकार ने खरीदी कर लिया है, लेकिन क्षति तो हो ही रही है ना, अपने देश की क्षति हो रही है, तो क्षति से बचाइए। जहां भी खरीदी केंद्र आसमान के नीचे है उन गेहूं का तत्काल उठाव करवाइए और आने वाले धान के सीजन के लिए आप दिशा निर्देश जारी करिए कि इतने एरिया में किसान धान बोएं, क्योंकि बम्पर उत्पादन हो जाता है तो फिर धान की फसल भी सड़ती है। अब गेहूं को न सड़ाएं, आपसे यही विनती है, जहां जहां भी खरीदी केंद्रों में गेहूं पड़ा हुआ उसे तत्काल उठाव करवाएं। वो अभी धान उठ रही थी, धान उठने के बाद रुक गई। अब जो पाला है वो पड़ा है, उसको भराई चालू है, ढका था, पन्नी उड़ गई है, बाकी नहीं उड़ी। हवा चलने से पन्नी उड़ गई। ढकेगा, अब थोड़ा हवा लग जाए, और भीगा तो है ही है। अगर अभी मून देंगे तो वो जाम आएगी, कुछ हवा लग जाए, सूख जाए, उसके बाद मून देंगे। ज़्यादा थोड़ी भीगा है, 10-20 बोरी भीगा है, देख लीजिए नाले में। हाँ, अधिकारी आके चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल किशोर कोरी है। क्या है आप यहाँ? मैं चौकीदारी करता हूँ। आयुर्वेद महाविद्यालय से शुक्रवार को फिर हुई 3 कोरोना मरीजों की छुट्टी। रीवा में कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। इसी दिशा में गुरुवार को आयुर्वेद महाविद्यालय निपनिया से 3 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए, जिनका जिला प्रशासन, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पुष्प वर्षा करते हुए अभिनंदन किया गया। अगर हम बात करें रीवा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की, तो अभी तक 31 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। वहीं अभी भी 4 मरीज ऐसे हैं जिनका उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि रीवा में कोरोना के 35 मरीज थे, जिनमें से 31 मरीजों को आज स्वस्थ होकर घर जाना प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। खास करके इस दिशा में आयुर्वेद कॉलेज का अहम योगदान रहा है, जहां से सबसे अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की छुट्टी के पश्चात उनका अभिनंदन करने पहुंचे रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे, एसपी आबिद खान समेत अन्य प्रशासनिक व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने पुष्प वर्षा करते हुए स्वस्थ हुए मरीजों का स्वागत किया तथा उन्हें उनके घरों के लिए रवाना किया गया है। प्रदीप कुमार साकेत, 12 गिरुआ, वो ट्रक पे आया था। कहाँ? ट्रक से आया था महाराष्ट्र से इधर रीवा। इधर पे पूरी व्यवस्था थी, खाना पीना सब व्यवस्था था, सब कर्मचारी लोग अच्छे करते थे। अच्छा था, टाइम में खाना, टाइम में पानी, सब आता था व्यवस्था। इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए सब अच्छे करते थे। योग वगैरह कुछ? योगा करते थे, राम जपते थे, सीताराम करते थे, सुबह शाम दौड़ते थे, रेस्टिंग करते थे। काढ़ा वाड़ा अच्छा था, वो मस्त रहता है, उसमें थोड़ा तंदुरुस्ती आती है गाढ़ा पीने में। अच्छा था गाढ़ा। रीवा जिले में जो 35 पॉजिटिव केसेस थे, उसमें से 31 पेशेंट ऐसे हैं जो ठीक हो गए हैं और घर के लिए भी रवाना हो गए। आज का दिन भी अच्छा रहा। आज आयुर्वेदिक कॉलेज से 3 पेशेंट्स जो हैं रवाना हुए हैं और हमारे एक पेशेंट थे जो मेडिकल कॉलेज में अभी एडमिटेड हैं, उनको लंग कैंसर है और साथ में वो कोविड पॉजिटिव भी पाए गए थे। और अभी जो रिसेंटली उनकी रिपोर्ट्स है उसमें वो नेगेटिव 2 रिपोर्ट्स उनकी आई है। यद्यपि उनको लंग कैंसर है पर वो कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस तरह हमारे 4 और पेशेंट्स जो हैं ठीक हो गए हैं। अब केवल हमारे पास ज़िले में 4 पेशेंट्स बचे हैं, वो लगातार स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छा हेल्थ रख रहे हैं और जैसे ही उनका स्वस्थ होंगे उनको भी डिस्चार्ज किया जाएगा।
वो जो मैंने आपको बताया, क्योंकि उनको लंग कैंसर है, लंग कैंसर पहले से, क्योंकि वो टीबी पेशेंट थे, उसके बाद लंग कैंसर हुआ और साथ ही उनको कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे। तो कोरोना के जो रिपोर्ट है उनकी 2 रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई है, यद्यपि उनका लंग कैंसर जो पहले से था वो उसका इलाज जारी रहेगा। महाविद्यालय में दिन दहाड़े चोरों ने किया हाथ साफ। मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शहीद केदारनाथ महाविद्यालय में गुरुवार की दोपहर चोर बाउंड्री लांघकर घुसे और महाविद्यालय की खिड़की तोड़कर वहां रखी खेलकूद की सामग्री लेकर चंपत हो लिए। घटना की जानकारी लगते ही चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिससे आधा सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पकड़े गए 2 आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक जैसे ही चोर चोरी कर भाग रहे थे, इसी बीच वहां तैनात सुरक्षाकर्मी अरुण शुक्ला को इस बात की भनक लग गई और इनके द्वारा लोगों को पकड़ लिया गया है। वहीं 2 लोग मौके से भागने में सफल हो गए। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अरुण कुमार शुक्ला, गार्ड की जगह हूँ सर। मामला ये था, पानी गिर रहा था, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे कॉलेज के अंदर ऑफिस में, तो बाहर लोगों ने देखा इनको सामान लेके जा रहे थे। यहाँ एक आदमी ने हल्ला करके बताया कि आपके कॉलेज में चोरी हुई, लोग सामान लेके जा रहे हैं। तो हम यहाँ से निकले और निकलते ही साहब रोड पे पहुँचे तो वो लोग भाग ही रहे थे। तो मैंने भी उनका पीछा किया, जाते जाते लोहदा नदी के उस पार हमने उनको पकड़ डाला 2 को, और एक निकल गया, जिसमें एक बैग मिला है, बाकी के और अदर सामान नहीं मिले, पहुँचाए हैं सर। ये घटना अभी 3 बजे की है सर। और इसके बाद फिर प्राचार्य महोदय जी आए, फिर थाना के लोग आए, उनको पकड़ के थाने ले गए। विधि महाविद्यालय में किया गया वृक्षारोपण। शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिचर्चा का भी आयोजन किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण एवं ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिचर्चा के दौरान महाविद्यालय प्राचार्य एवं छात्र मौजूद रहे और अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर के सिंह दुबे के अलावा सहायक प्राध्यापक योगेंद्र तिवारी, रविंद्र तिवारी, लोकनारायण मिश्रा, मंजूर अहमद, सलील पांडे, राहुल शर्मा समेत अन्य प्राध्यापक व छात्र उपस्थित रहे। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, जगह जगह किए गए वृक्षारोपण। कृषि वैज्ञानिक ने बताया पर्यावरण का महत्व। भगवान जगन्नाथ जी पड़े बीमार, वैद्यों द्वारा काढ़ा और औषधियों से किया जा रहा है इलाज। चंद्र ग्रहण का भारतवर्ष में नहीं है कोई असर। यह ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में होगा दृष्टिगोचर। और असमय बारिश के चलते खरीदी केंद्रों में रखा हजारों मीट्रिक टन अनाज बर्बाद। आयुर्वेद महाविद्यालय से गुरुवार को फिर 3 कोरोना मरीजों की हुई छुट्टी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।